जुलाई 2023 की तीसरे हफ्ते की ये बात है। दरअसल एक पत्रकार एक महिला के पास जाता है और महिला से जाकर कहता है कि वो एक बहुत बड़े अखबार का पत्रकार है, आपकी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ है उस कहानी को जानने के लिए आया और उसके बाद उससे वो अखबार में छापेगा। जैसे ही अखबार में खबर आएगी तो लोग उस कहानी को असली रूप में जानेंगे, पहचानेंगे। जैसे ही उस महिला की तरफ देखा जाता है, उससे बात की जाती है तो महिला कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि वो साइलेंट हो जाती है और अपने को दूसरी तरफ वो इशारा करती है। अब पत्रकार पूछता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप आखिरकार क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। वो कहती है कि आप बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, उस बड़े से पेड़ के नीचे उस बेटी की लाश दफन है। देखो 11 साल बीत चुके हैं, वो जो हमने पौधा लगाया था वो कितना बड़ा पेड़ बन चुका है। काश पुलिस ने, सीआईडी ने, सीबीआई ने अपनी ईमानदारी से अगर जांच पड़ताल की होती तो हमारी जो बेटी है उसको इंसाफ मिल जाता। लेकिन प्रकृति ने इंसाफ कर दिया है, पौधे को आज बड़ा पेड़ बना दिया है, उसकी छांव के नीचे हम बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि यही हमारी बेटी है। दरअसल ये जो कहानी है धर्म इस्तेलाह इलाके की कहानी है, जहां पर एक नकाबपोश व्यक्ति वो एसपी को पत्र लिखता है और पत्र लिखकर कहता है वहां पर कि साहब मैंने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को दफन किया है और उसके बाद बड़े बड़े जो ईमानदार ऑफिसर कहे जाते हैं उनको जांचें दे दी जाती हैं। वो 13 ऐसे स्थानों की खुदाई करना शुरू हो जाती है ये देखने के लिए, ये पड़ताल करने के लिए कि वो जो नकाबपोश था उसकी बातों के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था और जिसने पूरे प्रदेश के अंदर इस घटना को लेकर चर्चा है, तो उस प्रदेश में उस टाइम को लेकर क्या चर्चा थी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक और आज की जो सच्ची घटना है ये जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ यह कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है दक्षिण कन्नड़ और वहां पर एक गाँव लगता है पुचीरे। दरअसल दोस्तों यही की यह सच्ची घटना बताई जा रही है और 17 साल की एक लड़की जिसका नाम सौजन्या होता है, सौजन्या रोजमर्रा की तरह अपने घर से निकलती है अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। दरअसल बात है 9 अक्टूबर 2012 की सुबह 7 बजे के आसपास का यह वाकया हो रहा था और उसकी जो माँ थी वो काफी आवाज लगाती है कि थोड़ी देर में तैयार कर दूंगी खाना, लेकिन वो खाना लिए बिना चली जाती है। अब उसके जो कॉलेज का नाम था वो था एसडीएम कॉलेज, जो कि उजेरी में ही लगता है और उसके घर से वो लगभग 3 किलोमीटर दूर होता है। उसके लिए उसे बस पकड़नी होती थी और वो वहां जाती है और रोज की तरह वो जाती है आती है। लेकिन दोस्तों उस दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2012 को वो घर से जरूर निकल कर गई थी और वापस लौट के नहीं आई। शाम के 6 बज जाते हैं, माँ परेशान हो जाती है। जो माँ थी वो लगभग 4:30 सवा 4 बजे तक घर पहुंच जाती है, लेकिन 6 बज चुके हैं, माँ परेशान हो चुकी थी। सीधे आसपास के घरों में वो जाती है कि तुमने हमारी बेटी को देखा है सौजन्या को? दरअसल वो दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद वो अपने पति को कॉल करती है, उसको बताती है कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, आप कुछ तो करिए, देखिए हमारी बेटी आखिर कहां पर है। अब जैसे जैसे वो अपने गांव में लोगों के पास जा रही थी, आसपास के लोगों से वो जाकर बात कर रही थी और वैसे वैसे लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद में सीधा बस स्टॉप जाती है और वहां जाकर वो देखती है उस लड़की का जो मामा है उनका एक होटल है और मामा कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे तुम परेशान हो। वो बताती है कि बेटी आज घर नहीं लौटी है और वो कहता है कि मैंने उसे बस स्टॉप पर उतरते हुए देखा है और मुस्कुराते हुए मुझसे वो हाथ मिलाते हुए घर की तरफ जा रही थी और ऐसा नहीं हो सकता है। अब मामा थे, मामा के साथ जितने भी लोग थे और लगभग जो संख्या थी वो 300 से ज्यादा पार हो जाती थी। 300 लोग उस 3 किलोमीटर के आसपास के हिस्से को एक एक जगह को ढूंढने की शुरू कर देते कि आखिरकार बेटी मिल जाए। जहां जहां तक आवाज लगाई जा रही थी, चीख सकते थे, बुला सकते थे सौजन्या को, वहां वहां तक आवाज लगाने की कोशिश की जा रही थी। उस दिन पूरे दिन बारिश पड़ रही थी, रात को भी बारिश पड़ती है और लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यहीं से लोगों को शक था और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है और जिसका नाम बताया जाता है बेलथागढ़ी। स्टेशन में जाते हैं और स्टेशन में जाने के बाद सौजन्या का जो पिता होता है वो जाकर अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है कि एसडीएम कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंडरी की वो छात्रा है, रोज घर से निकलती है लेकिन आज घर लौटकर नहीं आई। आप साहब इस मामले में जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई कर दे। अब पुलिस कहती है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है हर जगह पर और इस तरीके से पुलिस कोई ना कोई यहाँ पर बहाना करने लगती है। जब लोग वहाँ पर हंगामा शुरू कर देते तो आखिर पुलिस थोड़ा सा प्रेशर में आती है और प्रेशर में आने के बाद रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा ली जाती है। अब गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हो जाती है 250/2012 एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस उसमें इतनी ईमानदारी से, इतनी निष्पक्षता से, इतनी ताकत से काम नहीं करती जितनी ताकत से अक्सर गुमशुदगी मामले में पुलिस काम करती है और अक्सर ही ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं और इसी मामले में भी यही रवैया निकल कर आया। उस
रात घर वाले, गांव वाले पूरी ताकत लगा देते हैं ढूंढने में और वो हार थक कर अपने घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद सुबह का 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, फिर से जो गांव वाले होते हैं वो ढूंढने लगते हैं। पहले दिन 300 लोग थे और अगले दिन 500 से ज्यादा लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस गांव के अंदर जो आबादी थी वो लगभग 2000 के आसपास बताई जाती थी। 500 से ज्यादा लोग उस लड़की को तलाश कर रहे थे और जहां जहां तक शोर मचा सकते थे, सौजन्या यानी कि उस लड़की का नाम ले सकते थे, वो उन्होंने लिया। अब आखिरकार एक व्यक्ति की नजर पड़ती है पेड़ पर। पेड़ का जो नीचे का जो तना होता है और वहां पर लड़की की लाश मिल जाती है, जो कि पेड़ से बंधी हुई थी। अर्धनग्न अवस्था में वो मिलती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटों के निशान थे और साथ ही ये भी कहा जाता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट था लड़की का, सौजन्या का, उसमें भारी मात्रा में मिट्टी को अंदर तक डाल रखा था। इस तरह लोगों में गुस्सा आता है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस कहती है कि इस मामले की हम जांच पड़ताल करें, आप परेशान मत हो। जो भी कातिल होगा, जो भी दरिंदा होगा, उसको कम समय में जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जाएगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे कहा जाता है। और वैसे भी स्थिति को भांपने के बाद पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई गंदा काम हुआ है, जैसी बलात्कार जैसी घटना हुई है और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस आखिरकार इस मामले में, जैसी कि इतनी बड़ी घटना होती है, इसके बावजूद जैसे पुलिस को काम करना था, शायद पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं करती है। अगला दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2012 आ जाता है। जो 5 लोग होते हैं वो एक व्यक्ति को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे और इसी बीच किसी ने शोर मचा दिया यहाँ पर कि आखिरकार वो व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने इस सौजन्या की हत्या की, उसके साथ गलत काम किया है। अब बस इतना था, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उस व्यक्ति को और उन 5 लोगों के हाथों से छुड़ाने के बाद में उसे बहुत बुरी तरीके से मारना, पीटना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो जो व्यक्ति था जिसको पकड़ रखता था, वो धर्म स्थल श्री मंजुनाथ ईश्वर मंदिर के पास में एक बाहुबली द्वार होता है, उसके पास वो वहां पर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और 5 लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस थाने की तरफ लेकर जा रहे थे। और जैसे ही ले जा रहे थे तो पब्लिक ने पूछना शुरू किया। अब यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है, इसी लड़की ने उसको जान से मारा है। और पब्लिक का जो गुस्सा था, जब उसको पीटना शुरू किया गया तो 17 जो जख्म थे उसके शरीर पर आए थे, बहुत ज्यादा उसके चोटें भी आई थी। और उससे जब पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है कि मेरा नाम संतोष राव है, जो कि उदप्पी एक जिला लगता है और वहाँ का वो निवासी है। और उसके जो पिता हैं वो रिटायर्ड शिक्षक हैं और उसकी माँ उसकी लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी के पद से रिटायर हो चुकी हैं। अब जैसे ही वो अपने बारे में बताता है, पूरी जानकारी देता है कि तुम आखिर करते क्या हो, वो बताता है कि कर्नाटक का ही एक जिला लगता है जिसका नाम है चिक्कनगुआगू, और जिले की यहाँ पर एक जगह लगती है संग्रिनी, और वहाँ पर एक होटल है और होटल के अंदर वो काम करता है। बस उसकी जो हालत होती है, उस बॉडी जो उसका स्ट्रक्चर था, उसके बाल थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई वो अपराधी टाइप का व्यक्ति हो। बस पुलिस को एक पकी पकाई जो खीर होती है, वो खीर पुलिस को वहां पर मिल जाती है और पुलिस आराम से बैठकर उस खीर को खा लेती है, यानी कि उसको पकड़ लेती है। वैसे ही 5 लोगों ने पुलिस के हाथ में भोजन परोस दिया। पुलिस ने उसके बाद इसमें कोई ईमानदारी से काम नहीं किया और उसी को ही पूरी तरीके से अपराधी मानकर उस केस को बंद कर दिया। और पुलिस ने इसके मामले में जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद में जिस तरीके से वो पुलिस उस मामले में काम कर रही थी, उस हिसाब से जो पुलिस होती है, इस कार्य प्रणाली को लेकर जो आसपास के जो गांव के लोग थे, जो गांव वाले थे, लग रहा था कि पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। लोग हंगामा करना फिर शुरू कर देते हैं। जब हंगामा करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद ये बात सीआईडी के पास पहुंच जाती है। सीआईडी से बात सीबीआई तक पहुंच जाती है, यानी कि पुलिस, सीआईडी और उसके बाद सीबीआई, 3 जगह जांच पहुंच जाती है। और जांच पहुंचने के बाद जो मामला होता है, चार्जशीट लगा दी जाती है, मामला अदालत पहुंच जाता है। और अदालत पहुंचने के बाद जब इसे सजा का नंबर आता है लड़के को, तो अदालत ये कहते हुए इस आदमी को बाइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि इस आरोपी के खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिले थे जिसके आधार पर कहा गया कि ये इसी ने ही सौजन्या का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। हालांकि वो 6 साल तक जेल में रहता है और 6 साल में जेल में रहने के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी बड़ा खेल हुआ था। और अगर हम यहाँ पर खेल की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहले स्थान पर जहाँ पर लाश मिल गई थी, यानी कि ग्रामीणों को जहाँ पर लाश मिली थी, उस जगह पर ग्रामीणों ने चक्कर काटे थे। लेकिन उस दिन वहां पर शुरुआत में रात भर तो लाश नहीं थी, लेकिन अचानक सुबह जब जाते हैं तो वहां पर उस पेड़ के पास लाश मिल जाती थी, जबकि रात भर उसको ढूंढा गया था, तलाश की गई थी। और ये हैरान करने वाली बात है कि इतनी बारिश पड़ रही थी, रात में भी बारिश पड़ रही थी, दिन में भी बारिश पड़ रही थी, लेकिन जब लड़की की लाश मिलती है, ना तो उसके जो तन के कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे, ना ही उसका
उसका बैग भीगा हुआ था और बैग के अंदर जो किताबें थी ना ही वो भीगी हुई थी। और इससे ऐसा लग रहा था कि जैसा कि किसी और स्थान पर उसका रेप किया गया हो, उसी स्थान पर उसकी हत्या की गई हो और हत्या करने के बाद लाश को इस पेड़ के नीचे लाकर रख दिया गया हो। आखिरकार क्राइम सीन से एक चप्पल गायब था और वहां से एक छाता भी गायब था। छाता और चप्पल कहाँ गया, किसके पास है, पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई ईमानदारी नहीं दिखाई, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ऐसे ही ये जो मामला है ये लगातार चलता रहा। पुलिस ने जो 5 लोग थे जो वो पकड़ कर लेकर आए थे, क्योंकि उनको जो खीर दे दी गई थी उनसे भी शायद पूरी ईमानदारी से पुलिस ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरकार तुम्हें कैसे मिला, कैसे तुमने इसके ऊपर शक किया। हालांकि ये बताया जाता है कि वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, अंधेरे में छिपा हुआ था। जब बयान लिए जाते हैं तो इनमें से लोगों के अलग अलग बयान निकल कर आ गए थे। ये अपने आप में ये तय कर रहे थे कि आखिरकार कुछ ना कुछ इसके अंदर खेल हुआ है। दरअसल ऐसे 400 से ज्यादा केस इस इलाके के थे जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाए थे और इनमें से लगभग 95 केस ऐसे थे जो कि महिलाओं के और लड़कियों के साथ होने वाले घिनौने कामों के केस थे, जिनकी कभी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। और ये भी बताया जाता है साथ के साथ कि अगर इस मामले की किसी ने कोई रिपोर्टिंग की है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो अखबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो किसी और संस्थान से जुड़ा हुआ होता, या तो उस पर FIR कर दी गई है या फिर उस पर मानहानि का केस ठोक दिया गया, या अगर किसी ITI दाखिल की या जांच की कोशिश की तो उसे किसी न किसी रूप से शांत करने की कोशिश की जाती रही है। अब ऐसे ही जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आ जाती है तो डॉक्टरों ने शायद उतनी दिलचस्पी से यहाँ पर पता करने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। और बताया जाता है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके उसका साधारण रूप से पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, और जो बिस्लर रिपोर्ट थी जिसको समय पर भेजा जाना था उसको भी समय से कई दिनों के बाद भेजा गया, और जिसका बाद में कोई मायने नहीं होते हैं। और क्राइम सीन की भी कोई जांच पड़ताल की गई, ना ही कोई डॉग स्क्वाड गया, ना ही कोई फोरेंसिक टीम गई। और लड़की के नाखूनों के अंदर जब उसके साथ कोई गलत काम हो रहा था, जब उसके साथ कोई हत्या जैसी घटना हो रही थी, तो जो भी लोग कर रहे थे से उसने बचने की कोशिश की गई थी। तो बचने के द्वारा उस लड़की के नाखूनों के अंदर जो सैंपल जो DNA आ चुका था, DNA की जांच यानी कि वो जो लड़का था संतोष, उससे अगर कराई जाती है तो वो मैच ही नहीं होता है। तो इसीलिए अदालत को उसे बाइज्जत बरी करना पड़ जाता है। लेकिन 2 लोगों के DNA उसकी नाखूनों में पाए जाते हैं, लेकिन वो किसके थे किसके नहीं थे पुलिस ने शायद ये जानने की कोशिश भी नहीं की। बस स्टैंड पर जहाँ पर लड़की उतरती थी वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने वहाँ भी जानने की कोशिश नहीं की। रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता है और हॉस्पिटल पर भी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने उन CCTV कैमरों को भी देखने की कोशिश नहीं की। अब ऐसा रिपोर्ट के अंदर आता है। और साथ ही साथ ये 2 लोग कौन थे जिनके जो DNA सैंपल थे लड़की के नाखूनों में पाए जाते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं, और जो कातिल है वो आसानी से बचकर निकल जाते हैं। और इस बात को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा भी आता है, और जब गुस्सा आता है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, और जब सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार पर दबाव पड़ने लगता है। दबाव पड़ने के बाद पुलिस से जांच हटाने के बाद ये मामला CID को दे दिया जाता है, और नवंबर 2012 की बात है, इस मामले की जांच CID करने लगती है। CID आखिरकार कोशिश करती है ये पता करने के लिए कि एक जानवी नाम की लड़की है, वो उस लड़की की दोस्त ही थी सुजन्या की। वो बताती है कि कर्नाटक का जो सरकारी बस होती है उसमें वो 3:45 के आसपास वो बैठती है, और यहाँ से करीब 15 मिनट का रास्ता होता है, वापस जाकर वो उतर जाती है। और वो उतर कर भी कुछ लोग देखते हैं उसको, और 2-3 ऐसे लोग थे, उसके अपने मामा से भी उसकी बातचीत हुई थी, और आखिरी बार उसने उससे हाथ भी मिलाया था अपने मामा से। और आगे वो कहाँ जाती है, किस रास्ते वो जाती है, कुछ और जगहों पर जो अच्छी जगह होती है वहाँ जानकारी छुटाने की कोशिश करती है। एक और लड़की होती है जिसका नाम वर्षा होता है, और ये बताया जाता है कि वर्षा 2 ऐसे लड़कों को देखा, ये कहते हुए सुना था 2 लड़कों को कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, कहीं और जगह देखते हैं। तो शायद उन लड़कों के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि वो किसके लड़के थे, क्यों यहाँ पर आए थे। अगर वो जो लड़के थे वहाँ पर वो घूम रहे थे तो वो CCTV कैमरे में जरूर आए होंगे, लेकिन ये भी शायद देखने की कोशिश नहीं की गई। CCTV कैमरे की भी मियाद होती है, किसी की 15 दिन, किसी की 20 दिन, किसी की 1 महीने की। जितनी उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है उसके हिसाब से मियाद होती है, और तब तक मामला CID के हिस्से में आता है, और तब तक सबूतों के साथ अच्छी खासी छेड़छाड़ हो चुकी थी। लेकिन जब मामला यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और उसकी माँ को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो 5 उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी जाती है माँ के द्वारा, जो सबसे पहले संतोष को लेकर आए थे और पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया
दिया था। अब माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 लोगों ने ही कुछ ऐसा किया है। ये बताया जाता है कि उनमें से एक ने ये साबित करके बता दिया कि वो घटना स्थल पर था ही नहीं और वो तो बाहर था। और जो 4 लोग बचे थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसा पुलिस के साथ सबूत दे दिया कि ये साबित कर दिया कि हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो कहीं और जगह पर थे। उसके बाद जब पुलिस अपना काम करने की कोशिश करती है तो वो कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद में इस तरीके से दबाव बना दिया जाता है कि उनका नाम भी अगर किसी ने लेने की कोशिश की उन 5 सदस्यों का तो उस पर FIR भी हो जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। और इससे लोग डर जाते हैं, नाम लेने से भी डरते हैं क्योंकि वो बड़े रसूखदार लोग थे, बड़े पहचान वाले लोग थे। और इसके बाद जो मामला था वो CBI तक पहुंच जाता है और CBI इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन जो CBI का जो ट्रैक होता है, CBI का रास्ता भी वही होता है जो कि रास्ता CID का होता है। कई महीने के बाद कोर्ट में चार्जशीट की जाती है और आरोपी उसी को बना दिया जाता है, संतोष राव को, जिसको पहली बार पकड़ लिया गया था। और उसके बाद 16 जून 2023 को इस मामले के अंदर अदालत की तरफ से फैसला आ जाता है और कहा यह जाता है कि इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाए क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाए गए हैं। अब ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा था उस प्रदेश के अंदर और ये जो मामला है ये अब दोबारा से फिर से चर्चित में आ जाता है क्योंकि एक नकाब वो पोस्ट व्यक्ति जो कि धर्मस्थला में मंदिर है वहां पर वो सफाई कर्मचारी है और 1995 से लेकर साल 2014 तक उसने सैकड़ों लाशों को, जो कि महिलाओं की होती, लड़कियों की होती है, जिनके तन पर कोई कपड़े नहीं होते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई गंदी हरकतें हुई भी होती हैं, उनके साथ बलात्कार किए गए होते हैं, जिनकी उसके बाद हत्या हो जाती है, उनको वो अपने हाथों से दफनाता है। जब वो SP को पत्र लिखता है उसके बाद ये मामला है हाईलाइट हो जाता है और प्रदेश की सरकार के स्तर पर SIT का गठन होता है और उसके बाद में 20 ईमानदार ऑफिसरों की सूची तैयार कर दी जाती है ताकि इस मामले की जो जांच है वो हो सके। 13 ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाता है और बताया यह जाता है कि वहां पर उसने लाशों को दफनाया है। हालांकि जो 12-13 जो जगह थी जब वहां पर खुदाई होती है तो कुछ स्थानों पर करीब 25 मानव कंकाल के अंश मिल जाते हैं और जिनकी जांच पड़ताल की जा रही थी, ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। और ऐसी स्थिति में जो लड़की की जो माँ है कि माँ में भी अंदर से उम्मीद जागी थी कि हो सकता है उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये पूरी घटना है, अभी तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया है और अभी भी उम्मीद है उसकी माँ को उसको इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको कैसी लगी? आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।